राहुल और प्रीति आज एक रेस्टोरेंट में मिलने वाले थे। प्रीति राहुल का इंतजार कर रही थी। कुछ देर बाद राहुल आया। सॉरी प्रीति, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। वो मम्मी से बात कर रहा था, उन्हें कुछ दवाइयाँ मंगवानी थी। क्या हुआ मम्मी जी को? उनकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी तो ठीक है, वो बस उनकी बीपी और थायराइड की दवाई चलती रहती है। अच्छा सुनो, मम्मी मना कर रही है, रोके में वो नहीं आएंगी। क्या मम्मी जी रोके में नहीं आएंगी? ऐसा कैसे हो सकता है राहुल? हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली है। हमारा रोका होगा और मम्मी जी नहीं होंगी तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लाओ मेरी मम्मी जी से फोन पर बात कराओ, मैं उनसे बात करती हूँ। देख लो कोशिश करके, वैसे मुझे लगता नहीं कि मम्मी मानेंगी। हेलो मम्मी, ये प्रीति आपसे बात करना चाहती है। हेलो, नमस्ते मम्मी जी। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मैंने तो आपको मम्मी भी बोल दिया है, पर आपने मुझे शायद अपनी बहू नहीं माना, इसीलिए तो आप मुझसे मिलने नहीं आ रहे हो। आपने तो सिर्फ मेरी फोटो देखी है, रियल में तो मैंने आपको नहीं देखा और आपने मुझे नहीं देखा। मम्मी जी मुझे राहुल कह रहे हैं कि आप आ ही नहीं रहे हो। क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे देखने नहीं आ रहे हो ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है प्रीति। वो क्या है ना, मुझे शर्म आती है। मैं ना बहुत भारी भरकम हूँ, कहीं कोई मेरा मोटापा देखकर मजाक ना उड़ाए, इसलिए मैं बहुत कम बाहर आती जाती हूँ। शरीर भारी है ना, ज्यादा चला भी नहीं जाता। प्रीति अपनी होने वाली सास की सारी बातें सुन रही थी। मम्मी जी, व्यक्ति का मन सुंदर होना चाहिए, और जहाँ तक मैं जानती हूँ आप तन और मन दोनों से बहुत सुंदर हो। मैं आपका वेट करूंगी, प्लीज आप जरूर आना। प्रीति की सास बहुत मोटी थी। कारण था थायराइड और बीपी की बीमारी, जिसकी वजह से शरीर हद में भारी हो गया था। कुछ दिनों बाद प्रीति का रोका था। सब लोग बहुत तैयारी कर रहे थे। राहुल ने प्रीति को कुछ ऐसा बताया था, इसके हिसाब से प्रीति को अपनी सास के लिए कुछ अरेंजमेंट्स करने थे। मम्मी, वॉशरूम में से वॉशिंग मशीन बाहर रखनी होगी और थोड़ा स्पेस बनाना होगा वॉशरूम में। राहुल बता रहे थे मम्मी जी को वॉशरूम जाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारा बाथरूम छोटा है, हमें उनके हिसाब से जगह बनानी होगी। और पापा, ये वाला सोफा तो छोटा रहेगा, एक काम करते हैं यहाँ पर सोफा कम बेड रख देते हैं, उसकी चौड़ाई ज्यादा है। प्रीति, अभी तक तो तूने अपनी सास को देखा तक नहीं है। तेरी और राहुल की लव मैरिज हो रही है, इसलिए हमने भी तेरी सास को नहीं देखा। वो तो आज सब आ रहे हैं तो हम पहली बार मिलेंगे। पर क्या सच में तेरी सास बहुत भारी भरकम है क्या? हाँ मम्मी, राहुल ने बताया था कि मम्मी जी का वेट 120 किलो है। वो उन्हें बीमारियां लग गई हैं और अब उसके बाद से वो बैठी ही रहती हैं, कोई काम नहीं करती, इसलिए उनका वजन और बढ़ रहा है। अब अभी तो मैंने उनको कुछ नहीं कह सकती ना, बाद में देखती हूँ, क्या पता वजन कम हो जाए। तभी कहते हैं शरीर का चलते फिरते रहना सही होता है, ज्यादा बैठने से बीमारियां शरीर में घर कर लेती हैं। पर ये बड़े घर के लोग ना काम वालियों के भरोसे सारे काम छोड़ देते हैं, खुद से एक गिलास पानी कभी उठाकर नहीं पीते। अरे उर्मिला, थोड़ा धीरे बोलो, अचानक आ गए तो अच्छा नहीं लगेगा। जानकी बहन, अभी कुछ देर पहले मैंने उर्मिला को समझाया, अब तुम शुरू हो गई। और प्रीति की होने वाली सास है वो, थोड़ा तो कम बोलो, इस बात को यहीं खत्म करो। मैं नाश्ते का सामान लेकर आता हूँ, तब तक तुम लोग ड्राइंग रूम सेट कर लो। सब लोग प्रीति की सास के आने का इंतजार करने लगे। शाम के समय प्रीति की गली के बाहर एक कार आकर दिखी। राहुल के पापा और राहुल गाड़ी से बाहर निकले। पापा, प्रीति की गली पतली है, कोई नहीं, आराम से धीरे धीरे सुधा निकल जाएगी। क्यों सुधा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं, दिक्कत तो नहीं होगी, पर थोड़ा धीरे धीरे चलूंगी। गली के साइड में नालियां है ना, डर लगता है। आप टेंशन मत लो मम्मी, मैं हाथ पकड़ लूंगा। राहुल की मम्मी गाड़ी से बाहर निकली। सचमुच उनका शरीर बहुत भारी था, हद से ज्यादा पेट निकला हुआ, शरीर भारी भरकम, मानो शरीर ने चलना ही छोड़ दिया हो। तभी कहता हूँ सुधा, थोड़ा बहुत चला करो। तुम हो कि एक जगह पर बैठ जाती हो, सारे काम तुम नौकर नौकरानियों से करवाती हो, तभी तो शरीर खराब हो गया। मैं इसीलिए नहीं आ रही थी, वो तो प्रीति ने मुझे जोर दिया, इसलिए मैं घर से निकल आई। मुझे पता था मैं थोड़ा सा भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी और मुझे परेशानी होगी तो तुम मुझे ताने दोगे। पापा मम्मी प्लीज यहाँ मत झगड़ा करो, आज मेरा रोका है, आज के दिन तो मत बहस करो। आइए आइए भाई साहब, नमस्ते बहन जी। नमस्ते बेटा राहुल, जीते रहो, खुश रहो। आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? हमारी गली थोड़ी छोटी है। नहीं नहीं, गली छोटी है तो क्या हुआ, आप लोगों का दिल तो बड़ा है ना। ये भी आपने खूब कही भाई साहब। आइए, बस वो सामने ही घर है। प्रीति के पापा उन्हें घर ले गए। दरवाजे पर प्रीति की मम्मी और बुआ खड़ी हुई थी। प्रीति के घर का दरवाजा भी थोड़ा छोटा था और दरवाजे पर चौखट की सीढ़ियां भी ऊंची थी। भारी शरीर के साथ प्रीति की सास बहुत मुश्किल से चौखट की सीढ़ियां तो चढ़ गई, पर घर के दरवाजे के अंदर घुसने में उन्हें बहुत तकलीफ हुई। खैर, बड़ी मुश्किल से वो घर के अंदर पहुंची। प्रीति की सास को बहुत झिझक हो रही थी, बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी।
सब लोग अंदर पहुंचे तो सबने उन्हें बिठाया। राहुल ने प्रीति को मैसेज में बताया कि उसकी मम्मी थोड़ी परेशान हो रही है। प्रीति सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आई। प्रीति, जा अपनी सास के पास जाकर बैठ। जी बुआ जी। बुआ जी, वो चाय जो मैंने 1 कप अलग रखी है वो कम चीनी की है। कम? पर हम लोग तो बहुत मीठी चाय पीते हैं। बुआ जी, ये चाय आंटी जी के लिए है। आंटी जी घर पर कम चीनी की चाय पीती हैं, मुझे राहुल जी ने बताया था। थैंक यू बेटा। हाँ, शरीर भारी है, इस वजह से मैं चीनी कम लेती हूँ। मेरी वजह से सबको बहुत परेशानी हो रही है, भाई साहब को, भाभी जी को और तुम्हें भी। नहीं नहीं बहन जी, कैसी बातें कर रहे हो। आज इन बच्चों के लिए बड़ा दिन है। आपका आना तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी जी। आपके आने से हमें क्यों परेशानी होगी? आप इतने अच्छे तो हो। अगर अच्छी हो तो मम्मी क्यों नहीं बोल रही? आंटी क्यों बोला? भाई वाह, अब तो तुम्हारी सास ने ओके कह दिया। चलो फिर तो रोके की रस्म शुरू करते हैं। राहुल मैसेज में प्रीति को थैंक यू लिखता है क्योंकि प्रीति ने अपनी सास के साथ खुलकर बात की, उन्हें बहुत प्रोत्साहित किया, उनके पास बैठी रही और उन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं होने दिया कि उनकी वजह से किसी को असहज महसूस हो रहा है। राहुल और प्रीति के रोके की रस्म शुरू होती है। ढेर सारी खुशियों के साथ प्रीति और राहुल की शादी की डेट फाइनल हो जाती है। शादी से पहले प्रीति ने अपनी सास का खूब ख्याल रखा। अब तो सुधा भी बेझिझक प्रीति से मिलने आ जाती थी या कभी प्रीति उन्हें मार्केट में मिल जाती। मैं और शादी में लहंगा बिल्कुल नहीं प्रीति, मेरा शरीर देखो, क्या मुझ पर लहंगा अच्छा लगेगा? क्यों नहीं मम्मी जी, आप पर लहंगा बहुत अच्छा लगेगा। आखिर आपके बेटे की शादी हो रही है और लहंगा तो आपका पहनना बनता ही है। आपको पता है मम्मी भी लहंगा ही पहन रही है, क्यों मम्मी? हाँ हाँ बहन जी बिल्कुल, प्रीति ने मुझे भी जबरदस्ती लहंगा ही खरीद कर दिया है। अब तो आपको भी लहंगा ही पहनना पड़ेगा। मम्मी जी, मेरी एक फ्रेंड ड्रेस डिजाइनर है, वो हर तरह की फिटिंग के कपड़े सिलती है। मैं उसको कहूंगी वो आपके साइज का एक बहुत सुंदर सा डिसेंट सा लहंगा सिल देगी। हमारी प्यारी मम्मी जी बहुत सुंदर लगेंगी, सबसे सुंदर। प्रीति की बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वो प्रीति को गले लगा लेती है। इससे पहले कभी भी सुधा के लिए किसी ने इस तरह बात नहीं की। सबने सुधा के शरीर का मजाक ही उड़ाया, पर प्रीति की बातों ने सुधा को एक नई उमंग दी। खूब धूमधाम से शादी हुई। सुधा ने लहंगा पहना और सचमुच सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रीति की सास जो भारी भरकम शरीर वाली थी, आज लहंगा पहनकर इतनी सुंदर लग रही थी कि सबने बहुत तारीफ की। शादी के बाद प्रीति जब ससुराल आई तब उसने अपनी सास की बहुत केयर करनी शुरू की। थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करवाना, खान पान का पूरा ख्याल रखना, वॉक पर ले जाना और उम्र के हिसाब से डाइटिंग करवाना, थोड़े थोड़े घर के जरूरी काम करने के लिए प्रोत्साहित करना। इन सब बातों से सुधा को बहुत आराम महसूस हो रहा था। वो अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करती थी और इन सब का सारा क्रेडिट सुधा ने अपनी बहू प्रीति को दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कमियां निकालने वाले तो बहुत होते हैं, पर हमारी अच्छाई देखने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए हमें हमेशा उन लोगों की बातों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी अच्छाई करते हैं, ना कि बुराई। शालू को खाने पीने का बहुत शौक था। वो जब भी देखो कुछ न कुछ खाती रहती थी। इसी वजह से वो थोड़ी मोटी भी थी। कई बार तो लोग उसे पीठ पीछे भैंस भी कह देते थे, तो आस पड़ोस के लोगों ने उसे यही टैग दे दिया कि बहू है या भैंस। चाट ले लो, आलू चाट, चाट ले लो चाट। ओ भैया चाट वाले, जरा रुकना, ये देखो आ गई मोटी भैंस चाट खाने के लिए। इसका तो रोज का ये काम है। बताओ तो, पति की नौकरी चली गई, घर में पैसे हैं नहीं, मकान मालिक किराया मांग रहा है और इसे देखो चाट खाने की पड़ी है। कैसी बहू आई है। माँ जी 50 रुपए देना, चाट वाले को देने हैं। बहू, ये रोजाना के फालतू खर्च करने जरूरी है। जब घर में रोटी बनी हुई थी तुम्हें बाजार की चाट पकौड़ी खाने की क्या जरूरत थी? मम्मी, आपको पता है पड़ोस की सभी औरतें भाभी के लिए कितनी गलत बातें बोलती रहती हैं। भाभी हर समय खाती रहती हैं। भाभी, आपको अपने खाने पर कंट्रोल रखना चाहिए। हम भी तो हैं, देखो 1 रुपया भी फालतू खर्च नहीं करते। मैं क्या करूं, मुझे बहुत भूख लगती है। शुरू से ही मेरी ऐसी आदत रही है, मेरे से भूखा रहा ही नहीं जाता। मैं जितना खाती हूँ उतनी और भूख लगती है। अब आपको भी लगता है कि क्या मैं भैंस हूँ? नहीं नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। पड़ोसन औरतों का तो काम ही बातें बनाना है। शालू सच ही कह रही थी। उसे भूख सचमुच बहुत ज्यादा लगती थी। पड़ोस में पार्टी थी। शालू अपनी सास और ननद के साथ बर्थडे पार्टी में गई। वहाँ पर जब वो खाना खाने लगी तो पड़ोसन जिसके घर पार्टी थी उसकी सहेली बातें बनाने लगी।
अरे नीरू, तूने भी क्या भैंस को अपने घर पार्टी में बुला लिया? तुझे पता है ये जितना भी खाना यहाँ लगा हुआ है ना, ये सब इनकी भैंस बहू खा जाएगी। हाँ, क्या तू सही रही है, इतना तो ये गिफ्ट भी नहीं देंगी, उतने का इनकी भैंस बहू खा जाएगी। पड़ोसन औरतों की बातें शालू सुन चुकी थी। वो घर आकर रोने लगी। उसकी सास और ननद ने उसे चुप कराया। शालू चुप हो जा, भाड़ में जाएं लोग, तुझे उनकी बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए, हमारी बहू बहुत अच्छी है। माँ, मुझे लगता है ना नीरू आंटी वगैरह अपने पैसे की ज्यादा अकड़ रखती हैं, तभी तो भाभी को इतना गलत बोल लेती हैं। आज हम पैसे वाले होते तो किसी की मजाल नहीं थी कि हमें कुछ बोल जाता। पता नहीं भैया की नौकरी कब लगेगी, मैं भी कितनी ट्यूशन पढ़ा लूंगी, मैं भी तो थक जाती हूँ पूरा दिन ट्यूशन बढ़ाकर। तभी शालू का पति मोहित आ जाता है। पता नहीं, मैं तो इंटरव्यू देकर थक गया हूँ, कहीं भी बात नहीं बन रही है। शर्मा अंकल मिले थे, किराया मांग रहे हैं। जो थोड़ी बहुत सेविंग में रखे थे मैंने उनको किराया दे दिया। पता नहीं अगले महीने क्या करूंगा। शालू सब कुछ देख और समझ रही थी। उसने मन ही मन विचार किया कि वो कोई न कोई काम ढूंढेगी जिससे घर में हेल्प हो सके। कहीं जा रही हो बहू? हाँ, वो मेरी सहेली मंजू है ना, उससे मिलने जा रही हूँ। शादी के बाद उससे ज्यादा मिलना नहीं हुआ, शाम तक आ जाऊंगी। शालू जैसे ही घर से बाहर निकलती है तभी पड़ोसने फिर से उसे भैंस कहकर चिढ़ाने लगती है। वो देखो भैंस जा रही है, धीरे बोलो, कहीं सुन लेगी तो हमारे ऊपर ही न चढ़ जाए मोटी भैंस। शालू ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बाजार निकल पड़ी। अब शालू तो निकल आई थी, पर स्वभाव के मुताबिक उसे भूख लगने लगी। शालू को एक हलवाई की दुकान दिखी। शालू के पास बटुए में 100 रुपए थे। क्या करूं, भूख लग रही है, 2 समोसे लेकर खा लेती हूँ, फिर काम ढूंढूंगी। भैया 2 समोसे और एक चाय देना। तभी शालू की नजर दुकान की दीवार पर लगे एक पोस्टर पर जाती है। पोस्ट में लिखा था, बाहुबली थाली जो खाएगा 50,000 का इनाम वो पाएगा। भैया ये बाहुबली थाली क्या है? क्या हुआ रामलाल? मालिक ने बाहुबली थाली प्रतियोगिता में भाग लेना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। आप कल 11 बजे हमारे रेस्टोरेंट पर आ जाना, प्रतियोगिता 12 बजे शुरू होगी। ठीक है, मैं कल आ जाऊंगी। शालू बहुत खुश थी। वो चाहती थी कि वो इस प्रतियोगिता को जीते ताकि घर में हेल्प हो सके। शालू घर पहुंची तो मकान मालिक आया हुआ था। देखो मोहित बेटा, तुम किराया बहुत लेट कर देते हो, तुम्हें अभी तक कोई नौकरी भी नहीं मिली है। मुझे नहीं लगता कि तुम अगले महीने का किराया भर पाओगे, इसीलिए मैं चाहता हूँ तुम दूसरा घर ढूंढ लो। मैं नहीं चाहता कि मेरा किराया इस बार लेट हो, मुझे भी अपना घर चलाना है। अंकल जी, आपका किराया लेट नहीं होगा, आप निश्चिंत रहिए, आपको किराया समय से पहले मिल जाएगा। हो सकता है कल ही मिल जाए एडवांस में। बहू, हम इतनी जल्दी वो भी एडवांस में पैसे कैसे दे सकते हैं? सालो, मेरी बात चल रही है नौकरी की, अभी किराया हाथ में नहीं है। कोई बात नहीं, अगर बहू कह रही है तो मैं कल आऊंगा। देखता हूँ मुझे एडवांस में कौन से पैसे मिलने वाले हैं, कल मिलते हैं। मकान मालिक के जाने के बाद शालू सबको प्रतियोगिता के बारे में बताती है। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कल की प्रतियोगिता जीत पाऊँ। आप मेरे साथ चलोगे ना? हाँ, क्यों नहीं, मैं अपनी बहू के साथ जरूर जाऊंगी। अगले दिन शालू अपने परिवार वालों के साथ रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहाँ पर प्रतियोगिता के लिए पहले से ही बहुत सारे प्रतियोगी आए हुए थे। सब खाने में मंझे हुए खिलाड़ी थे। हमारे सामने सभी प्रतियोगी आ चुके हैं। बाहुबली थाली प्रतियोगिता के लिए 5 पराठे, 5 समोसे, रसगुल्ले, कचौड़ी, मटर पनीर, चावल वगैरह वगैरह और जो भी आइटम थाली में रखी गई है, सब कुछ अगले 1 घंटे में खत्म करना है। जो भी प्रतियोगी पूरे 1 घंटे में इस थाली को खत्म करेगा वो इस प्रतियोगिता के इनाम का हकदार होगा। मुझे लगता है आप लोग तैयार हैं बाहुबली थाली को खाने के लिए, तो प्रतियोगिता स्टार्ट होती है अब। सभी प्रतियोगी थाली में रखे खाने को फटाफट से गपागप खाना शुरू कर देते हैं। शालू भी कुछ कम नहीं थी, वो भी खाने में बहुत चुस्त थी, इसलिए वो भी जल्दी जल्दी अपनी थाली में रखा हुआ खाना खाने लगती है। शालू की सास, ननद और पति सब उसे बहुत प्रोत्साहित कर रहे थे। शालू 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 भाभी, आप ये प्रतियोगिता जरूर जीतोगे, ये प्रतियोगिता शालू भाभी जीतेंगी। शालू भाभी, शालू भाभी, शालू भाभी। और फिर शालू ने वो कर दिखाया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने प्रतियोगिता 10 मिनट पहले ही पूरी कर दी। क्या बात है, शालू जी ने तो प्रतियोगिता 1 घंटे से पहले पूरी कर दी, पर अभी बाकी के प्रतियोगियों की थाली में खाना काफी बचा हुआ है, इसलिए आज का विनर शालू जी हैं, जिन्हें 50,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। थैंक यू सो मच, थैंक यू भगवान जी मुझे जिताने के लिए। माँ जी, इस धनराशि पर आपका हक है। जीती रहो बहू, सदा खुश रहो। शालू जी, मैं आपको अपने चैनल पर पॉडकास्ट के लिए बुलाना चाहता हूँ, मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। शालू जी, अगले महीने हमारे रेस्टोरेंट में भी ऐसी एक प्रतियोगिता होने वाली है जिसकी धनराशि है 2 लाख रुपए। अगर आप चाहें तो उसमें आप भाग ले सकती हैं। आपके साहस और टैलेंट को देखकर मुझे लगा कि मैं आपको ये ऑफर दूं। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब मुझ पर इतना भरोसा कर रहे हैं। मैं जरूर भाग लूंगी और आपके पॉडकास्ट में भी जरूर आऊंगी। शालू की वजह से घर में सब कुछ ठीक हो गया। शालू ने घर में बहुत हेल्प की, साथ ही शालू ने और भी बहुत सी प्रतियोगिताएं जीती।
धीरे धीरे करके शालू ने अपने इस टैलेंट से बहुत पैसे कमाए। जो पड़ोसी भैंस कहकर उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही पड़ोसी उसकी तारीफ कर रहे थे। शालू ने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया और मुश्किल घड़ी में अपने टैलेंट से खूब पैसे कमाए। अब मोहित को भी नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि शालू जैसी होनहार पत्नी जो उसके साथ थी।